नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सनातनी पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम रहने वाला है न्यूक्लिक अम्ल। आज की वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को बिना समय गवाए। देखते हैं, चलते हैं न्यूक्लिक अम्ल की ओर। न्यूक्लिक अम्ल जो है, सामान्यतः बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल है क्या। तो यह न्यूक्लिक अम्ल बेजटिल जैव अणु है जो कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों को वहन एवं संचरण करते हैं। जो ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो जटिल जैव अणु होते हैं जो कि कोशिका के अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का वहन लाना और ले जाना और उनका संचरण करते हैं। ये प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। जो इस प्रोटीन का निर्माण होता है उसको यह नियंत्रित करने का या संतुलन करने का कार्य करते हैं। ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो लिविंग सेल्स होती है इसके अंतर्गत न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। जो आनुवांशिक पदार्थ बराबर डीएनए, जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इस प्रकार से हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा है कि जो जैव अणु है वो कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों का वहन एवं संचरण करता है। ठीक है, बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए की है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बात करते हैं ये डीएनए की। जो डीएनए होता क्या है, डीएनए क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। यह कोशिका का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। जो डीएनए है वह कोशिका के अंतर्गत मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। यह वंशागत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य करता है, जो लक्षण होते हैं वंशागत वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से ऐसे इस प्रकार यह कार्य करता है। यह नाभिक में स्थित गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स का मुख्य घटक होता है। नाभिक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका मुख्य घटक होता है। जो डीएनए होता है आनुवंशिक सूचना को ग्रहण करता है, संग्रहण करता है, लक्षणों का संचरण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रित करता है। कौन? डीएनए। डीएनए किस प्रकार से ये मुख्य तथ्य है। बात करते हैं डीएनए की खोज किसने की। बात है 1869 की, जब फ्रेडरिच मीसर ने श्वेत रक्त कोशिकाओं के नाभिक से न्यूक्लियन नामक पदार्थ की खोज की, जिसे हम डीएनए कहा। उस यही डीएनए था। जो न्यूक्लियन नामक जो पदार्थ था उसे डीएनए नाम दिया। किसमें की? श्वेत रक्त कोशिकाओं में के नाभिक में। किसने की? फ्रेडरिच मीसर ने। बात करते हैं 1928 की, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की। किसकी खोज की? ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की। बात करते हैं 1944, जो कि ओसवाल्ड एवेरी और मैक्रेटी ने सिद्ध किया कि डीएनए की आनुवांशिक पदार्थ है। क्या? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इस प्रकार से इन्होंने बताया। फिर बात करते हैं 1952, जिसमें अल्फ्रेड हेर्शे और मार्था चेस ने प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, यानी आनुवांशिक पदार्थ है। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। यानी वाटसन व क्रिक ने 1953 के अंतर्गत द्विकुंडलित संरचना प्रदान की, जिसे हम डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं 1952 के अंतर्गत रोसलिंड ने एक्स-रे डिफ्रैक्शंस द्वारा डीएनए की फोटो प्राप्त की। जो एक्स-रे विवर्तनिक का जो सिद्धांत है, वो प्रयोग है, उसके द्वारा इसकी फोटो प्राप्त की। 1953 के अंतर्गत विल्किंस ने रोसलिंड और फ्रैंकलाइन के साथ मिलकर इस खोज में सहयोग किया। दोनों ने एक साथ सहयोग किया। इस प्रकार से इसका हम खोज के बारे में डिटेल्स देखते हैं। बात करते हैं बात करते हैं डीएनए की संरचना। ये डीएनए की संरचना किस प्रकार की है। जो ये डीएनए की संरचना है ये द्विकुंडलित संरचना वाला होता है, यानी डबल हेलिक्स होता है। इसके अंतर्गत दो कुंडल जैसे कि ये इस प्रकार से इसके बना होता है, द्विकुंडली इसकी संरचना होती है।
ठीक है। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। दो टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे के समांतर तथा विपरीत दिशा में होती है। जैसे कि इस प्रकार ये दो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, यह द्विकुंडलित होता है, इसके दो सिरे होते हैं, दो कुंडलित होता है ये, और जिसके विपरीत में रहते हैं। इस प्रकार ये दोनों श्रृंखलाएं इसके विपरीत में कार्य करती है। ठीक है। दोनों श्रृंखलाओं शर्करा व फास्फेट के बैकबोन से बाहर की ओर तथा नाइट्रोजन क्षार आधारों के अंदर की ओर जुड़ी होती है। तो आपको देखते हैं कहाँ पे क्षारक है, कहाँ पे नाइट्रोजन है। बात करते हैं इस प्रकार की जो संरचना है या डीएनए की संरचना होती है, इस प्रकार से ये इसकी द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है। जो इसके अंतर्गत ये होते हैं, इनके अंतर्गत ए टी जी सी, ये एक प्रकार की एक कुंडलित इधर होती है, एक इधर होती है। जो इसके अंतर्गत जो ये होते हैं यहाँ से सिरे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो ये सिरे होते हैं इस प्रकार के, इनको तो शर्करा, जो कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए के अंतर्गत, उसका नाम दिया है। फिर जो इसके अंतर्गत ये पट्टी होती है वो फास्फोरेट समूह की होती है, और जो इसके अंतर्गत ये हैं, ये नाइट्रोजन क्षारक के आधार है। ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं। और बात करते हैं जो इनके बीच में जो व्यास बनता है वो 3.4 का बनता है। ठीक है। इस प्रकार से हम देखने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं जो नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर AGTC मतलब कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइनिन, साइटोनिन प्रकार से बांटा गया है। इस प्रकार से इसको बांटा गया है। इनका देखते हैं बेस रूल्स। एडेनिन सदैव थाइमिन से जुड़ता है, जैसे कि ये विपरीत होते हैं। एक के अंतर्गत होता है AG, दूसरे के अंतर्गत होता है T और C। इसके प्रकार से इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन होता है उसके अंतर्गत AG पाया जाता है। और जो कि पिरिमिडीन होता है, तो पिरिमिडीन समूह होता है उसके अंतर्गत TC पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से बराबर होते हैं, जैसे कि 100% कोई चीज़ 100% है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि नाइट्रोजन क्षारक 100% है, जिसमें से A जो है वह 20% है। तो G, C और T का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 20% है, तो इसके सामने वाले भी 20% होगा। बचा 60%, तो ये दोनों बराबर होंगे तो 30% ये हो जाएंगे। इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये और ये एक समान होते हैं, ये और ये एक समान होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा उदाहरण के माध्यम से, ये कि 100% है नाइट्रोजन क्षारक है, तो 20% इसे दे देंगे तो 20% ये हो जाएगा। बच्चे 20 और 20 40% ये दोनों हो गए, तो 30% इसे दे देंगे, 30% इसे देंगे, तो इस प्रकार टोटल 100% हो जाता है। मतलब कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है। बात करते हैं आधार युग्म नियम, जो हमने अभी देखा। ये A बराबर होता है T के, G बराबर होता है C के। ठीक है। इस नियम को 4 ग्राफ का नियम भी कहते हैं। यह 4 ग्राफ का नियम भी कहते हैं। जैसे कि A बराबर C, इसको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे कि DNA की संरचना है, बताई मैं आपको। जो DNA होता है वो उसके अंतर्गत कौन सा समूह पाया जाता है? उसके अंतर्गत पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड। उसके अंतर्गत न्यूक्लियोटाइड समूह पाया जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड है, उसका विभाजन करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड से 2 विभाजन होगा। 2 विभाजन कौन कौन से हो गए? एक तो होगा न्यूक्लियोसाइड होगा, और एक होगा फास्फेट। जो न्यूक्लियोसाइड है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शर्करा और एक होता है नाइट्रोजन क्षारक होता है। फिर इसके अंतर्गत देखते हैं, नाइट्रोजन क्षारक के अंतर्गत 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत ये होते हैं और पिरिमिडीन के अंतर्गत ये होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से इसको बताया है।
ए बराबर होता है टी के, जैसे कि एडेनिन बराबर होता है थाइमिन के और गुआनिन बराबर होता है साइटोसिन के। ठीक है, बात करते हैं डीएनए कैसे बनता है। तो डीएनए एक बहुत से छोटे छोटे अपघटकों जो लिए न्यूक्लियोटाइड कहते हैं से के जुड़ने से बनता है। मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत न्यूक्लियोटाइड बहुलक पाया जाता है। किसी भी जीव में डीएनए की श्रृंखला लंबी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से निर्मित होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए की मूलभूत इकाई है। न्यूक्लियोटाइड समूह है जो आरएनए के अंतर्गत भी पाया जाता है और डीएनए के अंतर्गत भी पाया जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बनना होता है। फास्फेट समूह है, डीऑक्सीराइबो शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। इन दोनों को मैंने आपको बताया कि इनको न्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड भी नाम दिया। ठीक है, और एक होता है फास्फेट समूह, मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और नाइट्रोजन क्षारक के 2 भाग बताए, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत AG, उसके अंतर्गत TC। इस प्रकार से मैंने आपको बताने की कोशिश की। मानता हूँ कि आपको सही समझ में आया होगा। बात करते हैं डीएनए, जो एक प्रकार का एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं, डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए की खोज F मिसर ने 1869 में की। डबल हेलिक्स मॉडल द्विकुंडलीय सिद्धांत वाटसन और क्रिक ने 1953 के अंतर्गत दिया। एक्सरे फोटो रोजलिंड और फ्रैंकलिन ने दिया। ए बराबर होता है टी के, जी बराबर होता है सी के। ये वेस्पियर रूल्स के आधार पर बताया, चार्ग्राफ का नियम के आधार पर है। फिर होता है न्यूक्लियोटाइड, 3 भाग होते हैं, फास्फोर, शुगर और बेस, जैसे कि नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताया। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो AG है उसकी वो A बराबर होता है टी के और G बराबर होता है सी के। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब बात करते हैं RNA की, जिसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। यह एकल श्रृंखलित न्यूक्लिक अम्ल है। इसके अंतर्गत उस डीएनए के अंतर्गत द्विकुंडलीय संरचना पाई जाती है, इसके अंतर्गत एक कुंडलित संरचना पाई जाती है। बात करते हैं डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। जो यह डीएनए से संरचना प्राप्त करके ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, आरएनए को मात्रात्मक मैसेंजर भी कहा जाता है। आरएनए होता है वो मैसेंजर का कार्य करता है, सूचना प्रदान करने का या सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। बात करते हैं आरएनए की खोज। 1869 के अंतर्गत फ्रेडरिक मिसर ने कोशिकाओं की नाभिक से न्यूक्लियन नामक पदार्थ की खोज की, जिसे डीएनए के साथ आरएनए भी कहा था। ठीक है, 1939 में लिवेने ने आरएनए में उपस्थित शर्करा को राइबोज नाम दिया। जो आरएनए के अंतर्गत जो शर्करा होती है उसे क्या कहते हैं? राइबोज शर्करा। और जो डीएनए के अंतर्गत उपस्थित होती है उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, इस प्रकार से शर्करा नाम प्रदान किया। 1941 के अंतर्गत हेर्शे और कैस ने बैक्टीरिया फोएज प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि प्रोटीन नहीं न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ है। प्रोटीन नहीं न्यूक्लिक जो अम्ल होते हैं वो आनुवंशिक पदार्थ है। 1955 के अंतर्गत हैगलैंड ने खमीर कोशिका से टीआरएनए को अलग किया। इन्होंने टीआरएनए को अलग किया। अभी आपको इसके प्रकार बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगा टीआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है। बात करते हैं 1961 के अंतर्गत निरेनबर्ग और मिथाई ने एमआरएनए की भूमिका को प्रोटीन संश्लेषण में सिद्ध किया। ठीक है, अब बात करते हैं आरएनए के जो प्रकार है, ये टीआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है। जो एमआरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए, जिसे हम एम को याद करने की ट्रिक है, एम से मैसेंजर आरएनए से, टी से ट्रांसफर आरएनए और आर से राइबोसोम आरएनए। यह डीएनए से सूचना प्राप्त करके ये राइबोसोम तक पहुंचाता है। जैसे कि समझो ये कोई एमआरएनए है, यहाँ पर उपस्थित कोई टीआरएनए है, यहाँ पर उपस्थित कोई आरआरएनए है। ये जो एमआरएनए है ये इसको प्रोटीन की ज़रूरत है और यह किसी से बोलेगा कि मुझे प्रोटीन चाहिए तो ये सूचना पहुंचाएगा टीआरएनए तक। किसके तक? टीआरएनए तक। और यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे अमीनो अम्ल है तो टीआरएनए अमीनो अम्ल से संपर्क करेगा। अमीनो अम्ल से संपर्क करके यह आरआरएनए तक ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करके आरआरएनए है जो प्रोटीन का निर्माण करेगा। इस प्रकार से इसकी श्रृंखला बनती है। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं
जो mRNA है ये DNA को सूचना प्राप्त करके राइबोसोम तक पहुंचाता है। जो tRNA है वो उसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एक अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। rRNA राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम का मुख्य घटक है तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अभी आपको मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया किस प्रकार से mRNA संदेश पहुंचाता है। tRNA अमीनो अम्ल के पास जाके उन्हें आरएनए के पास तक पहुंचाता है, इसलिए इसे ट्रांसफर वाहक, मतलब इसे वाहक आरएनए कहते हैं। जो आरएनए फिर उसका संश्लेषण करता है। mRNA, tRNA, rRNA के अतिरिक्त कुछ छोटे आरएनए भी होते हैं, जैसे कि snRNA, miRNA, siRNA जैसे, लेकिन मुख्य रूप से इनको ही देखा जाता है। बात करते हैं आरएनए के निर्माण कैसे हुआ। आरएनए का निर्माण डीएनए के एक सिरे से प्रारंभ होकर दूसरे सिरे की ओर होता है। डीएनए के एक सिरे से प्रारंभ होकर दूसरे सिरे की ओर होता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो डीएनए से एमआरएनए बनता है। इस प्रक्रिया, इसके मध्य में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसके मध्य में बनने वाली प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन जो बनता है उसके बीच को कहते हैं ट्रांसलेशन। इसके बीच को कहते हैं ट्रांसलेशन। इसके बीच को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। जैसे कि एक बार फिर से देखते हैं, जो डीएनए होता है, जैसे कि मान लो ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, इनके बीच में समय लगेगा। इसको तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बनता है। बात करते हैं डीएनए का केवल एक ही तंतु टेम्पलेट स्टैंडर्ड आरएनए बनाने में भाग लेता है। इसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज आरएनए कार्य करता है। इस प्रकार से इसकी संरचना है। डीआरएनए आरएनए के दोनों के बीच में जो बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं आरएनए किससे बनता है। तो आरएनए की संरचना किस प्रकार से है। तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बहुलक पाए जाते हैं, इसके लिए बनता है। मैंने आपको बताया था उसके अंतर्गत डीएनए के अंतर्गत जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा मिलती है, इसके अंतर्गत फास्फेट समूह है, राइबोस शर्करा समूह है और नाइट्रोजन क्षारक समूह है। ये तीन प्रकार से मिलकर बनता है। जो ये दो होते हैं इनको हम न्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं, और ये फास्फेट जो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए निर्माणकारी होता है। जो न्यूक्लियोक्षारक है वो दो प्रकार के होते हैं, बताए मैंने, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन होते हैं इसके अंतर्गत, प्यूरिन होते हैं एजी, उसके अंतर्गत भी यही होते थे, लेकिन वहाँ होता था टीसी, जिसके अंतर्गत होता था थायमिन। इसके अंतर्गत यूरासिल आता है, यू और सी, इसके अंतर्गत यूसी आता है, इसके अंतर्गत यूसी आता है। तो इस यू, उस टी की जगह इसके अंतर्गत यू आता है। उसके अंतर्गत था थायमिन था, थायमिन की जगह यूरेसिल नामक पदार्थ आता है। इसलिए इन दोनों के बीच में अंतर पाया जाता है कि डीएनए और मतलब आरएनए के अंतर्गत कौन सा जो क्षारक है, नाइट्रोजन क्षारक है, वो चेंज होता है। तो थायमिन की जगह इसकी जगह यूरेसिल नामक पदार्थ आ जाता है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत भी ये और ये समान होता है, और ये और ये समान होता है, ये समान होता है। इसके अंतर्गत एजी होता है और उसके अंतर्गत टीसी था, लेकिन उसके अंतर्गत टीसी थायमिन और साइटोनिन था। इसके अंतर्गत टी की जगह, थायमिन की जगह यूरेसिल नामक आ जाता है। देखते हैं आरएनए एक संकलित होता है, यह एक संकलित होता है। इसमें राइबोस शर्करा फास्फेट समूह तथा नाइट्रोजन क्षारक आधार में फास्फेट एस्टर बंध जो में से जुड़े होते हैं। कुछ स्थानों पर यह स्वयं ही पूरक आधार हो, जैसे कि एयू जीसी के द्वारा हेपरिन लूप या कुंडलन बनाता है। ठीक है, यह एक कुंडलित होता है। डीएनए बताया मैंने आपको, ये दो कुंडलित होता है।
इसके अंतर्गत 2 कुंडलित श्रृंखला बनी होती है, लेकिन इसके अंतर्गत ये एक कुंडलित ही होता है, इसके अंतर्गत ये एक कुंडलित ही होता है इस प्रकार से, जिसके अंतर्गत ये ये इस प्रकार से समूह होते हैं। इसके अंतर्गत फास्फोर समूह, ग्रुप समूह है, राइबो शर्करा समूह है, नाइट्रोजन समूह, इसके अंतर्गत ये होते हैं जो पाए जाते हैं। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोनिन, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। बात करते हैं आरएनए का मॉडल। आरएनए एक निश्चित कोई एक मॉडल नहीं होता, क्योंकि यह अधिकतर एक संकलित होता है, परंतु यह स्वयं ही मुड़कर विभिन्न संरचनाएं बना लेता है। जैसे कि यह ऐसे हैं, इस प्रकार से ये कैसे भी मुड़ जाता है और ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं प्रदान कर लेता है। जैसे कि आपने देखना होगा, ये ऐसे आया, ये ऐसे है, फिर ऐसे हैं, ऐसे हुआ, फिर इस प्रकार से विभिन्न श्रृंखलाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ये इस प्रकार से विभिन्न श्रृंखलाओं में विभाजित हो जाता है। एमआरएनए सामान्यतः सीधा भाग धागे जैसा होता है। जो एमआरएनए का है वो सीधा भाग एक उसका होता है। टीआरएनए की संरचना क्लोवर लीड मॉडल की होती है। जो टीआरएनए की संरचना है वो क्लोवर लीफ मॉडल की तरह होती है। ठीक है, यहाँ पर देखने को देखते हैं, ये इस प्रकार से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये हैं जो एंटीकोडन पाए जाते हैं, कोडन जैसे कि यूजीजी, इस प्रकार से कोडन पाए जाते हैं। यहाँ पर एंटीकोडन समूह होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। जो डीएनए जो पर होता है, जिसके अंतर्गत शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज, लेकिन आरएनए के अंतर्गत होती है राइबोज शर्करा। इस संरचना ये द्विकुंडलित डीएनए जो है द्विकुंडलित होता है। डबल हेक्सेन मॉडल भी इसके लिए दिया गया है, लेकिन ये एकल संकलित होता है। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन के आधार होते हैं एटीजीसी, जैसे कि एजीटीसी, इस प्रकार से इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत आरएनए के अंतर्गत टी की जगह यू आ जाता है, एयूजीसी। ठीक है, डीएनए है जो होता है वो अधिक स्थायी होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानता है, लेकिन आरएनए जो होता है कम स्थायी होता है। डीएनए है जो आनुवंशिक सूचना का भंडारण होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? आरएनए। मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है डीएनए, और आरएनए जो है नाभिक, साइटोप्लाज्मा व राइबोसोम के अंतर्गत पाया जाता है। आरएनए का जनक एंजाइम जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है, मैंने आपको बताया था। आरएनए में शर्करा राइबोज शर्करा पाई जाती है। टीआरएनए की संरचना क्लोवर लीफ मॉडल के द्वारा हुई। एमआरएनए सूचना लाता है, टीआरएनए अमीनो अम्ल लाता है, और आरएनए राइबोसोम का मुख्य घटक होता है। मैंने आपको बताया था, जैसे कि कोई यहाँ पर एमआरएनए है, यहाँ पे टीआरएनए है, यहाँ पे बहुत सारे अमीनो अम्ल है, और यहाँ आरआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए को प्रोटीन की आवश्यकता है, तो यह टीआरएनए के पास मैसेज करेगा। जिस प्रकार से मैसेज करता है, सूचना पहुंचाता है, ये सूचना देगा, सूचना देने का कार्य करता है। सूचना देकर टीआरएनए अमीनो अम्ल से संपर्क करता है, अमीनो अम्ल को संपर्क करके यह आरएनए के पास ले जाता है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इस प्रकार से यह कार्य करते हैं। तो हमने आरएनए डीआरएनए की संरचना देखी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के बताए, डीएनए आरएनए। आपको बताया डीएनए के अंतर्गत एजीटीसी, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोनिन पाया जाता है, और आरएनए के अंतर्गत थाइमिन की जगह यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षारक आ जाता है। बात करते हैं इनके जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू है उनकी। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है? जो है जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत जाता रहता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज किसने की? जो डीएनए नामक पदार्थ है उसकी खोज की थी ही फ्रेडरिच मिसर ने। इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिच मिसर ने, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक ने संयोग रूप से दिया था। आरएनए का सामान्यतः कैसा होता है? आरएनए सामान्यतः एकल सूत्री होता है और डीएनए द्विसूत्री होता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए के अंतर्गत डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए के अंतर्गत राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए के अंतर्गत कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसके अंतर्गत राइबोज शर्करा पाई जाती है। इस प्रकार से हमने देखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता?
जो डीएनए है उसके अंतर्गत कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? उसके अंतर्गत ए पाया जाता है, टी पाया जाता है, डी पाया जाता है, लेकिन यूएसएल नामक नहीं पाया जाता। इसके लिए अंतर्गत टी यानी थायमिन पाया जाता है। इसके अंतर्गत थायमिन पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता, तो इसके अंतर्गत थायमिन नहीं पाया जाता। आरएनए के अंतर्गत कौन सा पाया जाता है, पाया जाता है, तो पाए जाने के लिए यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डीएनए में एक किसके साथ जुड़ता है? एक जुड़ता है टी के साथ में, मैंने बताया था ए जी टी सी, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से डीएनए में जी किसके साथ जुड़ता है? जी होता है वो सी के साथ में जुड़ता है। आरएनए के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? तो आरएनए में 3 प्रकार होते हैं, फास्फोट, नाइट्रोजन क्षारक और आपको बताया था शर्करा। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए का कार्य, एम का मतलब होता है मैसेंजर यानी सूचना प्रदान करना। इसके अंतर्गत आ जाएगा अमीनो अम्ल लाना, मतलब ये सूचना, ये इसमें अंतर गलत है। इसके अंतर्गत होगा अनुवांशिक सूचना पहुंचाना। ये एक एमआरएनए सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। टीआरएनए का कार्य होता है अमीनो अम्ल राइबोसोम तक लाना, ये इसका कार्य होता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये राइबोसोम के अंतर्गत पाया जाता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? जो डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा आनुवांशिक सूचना को ग्रहण करना, ये डीएनए का मुख्य कार्य है। डीएनए और आरएनए दोनों किसके बने होते हैं? तो ये न्यूक्लियोटाइड, इसके अंतर्गत न्यूक्लियोटाइड बहुलक पाया जाता है, इसके बने होते हैं। ठीक है, बात करते हैं डीएनए का आधार युग्म कौन सा सही है? जो डीएनए के अंतर्गत पाया जाता है ए जी टी सी, तो ए और टी, जी और सी देख लेते हैं कहाँ पे हैं। ए जी सी टी इस प्रकार से नहीं होगा, ए टी जी सी, ये भी ए टी, हाँ ए टी सही है, और जी सी ये भी सही है। इस प्रकार से इसमें के अंतर्गत ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। बात करते हैं आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? थायमिन के स्थान पर टी के स्थान पर सी आ जाता है, यानी कि यू आ जाता है, तो उसको यूरेसिल नामक पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरएनए एकल सूत्री होता है, ये बात सही है कि आरएनए एकल सूत्री होता है, डीएनए द्विसूत्री होता है। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, सही है। आरएनए के अंतर्गत राइबोस शर्करा पाई जाती है, डीएनए के अंतर्गत डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसलिए ये ए और आर दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इससे शर्करा से और एकल सूत्री होने से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से यह इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों कथन सत्य है। बात करते हैं डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, यह सही है। डीएनए में थायमिन पाया जाता है, ये भी सही है। ए और आरएनए दोनों सही है। आरएनए की सही व्याख्या करता है कि थायमिन नहीं पाया जाता, उसकी जगह यूरेसिल नहीं पाया जाता, उसकी जगह थायमिन पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं एमआरएनए आनुवांशिक सूचना को राइबोसोम तक ले जाता है, ये सूचना प्रदान करने का कार्य करता है, ये सही बात है। एमआरएनए डीएनए की प्रतिलिपि या कॉपी है, ये भी सही है, इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा इसके अंतर्गत। बात करते हैं फोर्थ की, टीआरएनए का आकार क्लोवर लीव जैसा होता है, अभी आपको बताया था। हाँ, इसका आकार टीआरएनए का आकार क्लोवर लीव जैसा होता है। टीआरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है, अभी आपको बताया था। टीआरएनए ट्रांसफर जो कि उठा के उनको आरएनए तक पहुंचाता है। बात करते हैं डीएनए की द्विसूत्री होता है, डीएनए जो होता है द्विसूत्री होता है, द्विकुंडलित होता है, ये बात सही है। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, बात करते हैं डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित बनती है, ये बात भी सही है। जैसे कि ये चारों श्रृंखलाएं एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित बनती है। जो इस प्रकार से हमने आरएनए, डीएनए और इनके पी बाई क्यू एमसीक्यू देखे। बात करते हैं इनके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो डीएनए के अंतर्गत शर्करा जो होती है डीऑक्सीराइबोज होती है। डीऑक्सी का अर्थ होता है ऑक्सीजन कम, एक जीरो कम होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, आरएनए में शर्करा राइबोज पाई जाती है, राइबो में जीरा पूरा होता है। शर्करा डीऑक्सीराइबोज, इसके अंतर्गत राइबोज,
ये द्विसूत्री होता है, ये एकल सूत्री होता है। इसके अंदर ATGC पाया जाता है, इसके अंदर AUGC पाया जाता है। ये मुख्यतः केंद्रक में होते हैं कौन? DNA। और ये केंद्रक साइटोप्लाज्म और राइसोम में होते हैं। आनुवांशिक सूचना ग्रहण करते हैं DNA, और RNA प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। याद रखने योग्य बातें हैं, DNA डबल द्विकुंडित होता है, डीऑक्सी राइबोस सर्कुलर होती है। इसके अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल थायमिन पाया जाता है, उसके अंदर यूरेसिल पाया जाता है। ये सिंगल होते हैं, राइबोस होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, बात करते हैं DNA की खोज। F मिशन ने 1869 के अंतर्गत की। DNA का मॉडल वाटसन क्रिक ने द्विकुंडलित मॉडल दिया 1953 के अंतर्गत। RNA की खोज लेवेन ने 1939 के अंतर्गत की। tRNA की खोज हैगलैंड ने 1955 के अंतर्गत की। mRNA की खोज निरेनबर्ग और मिथाई ने 1961 के अंतर्गत सम्मिलित रूप से की। तो इस प्रकार से हमने RNA DNA की संरचना और न्यूक्लिक अम्ल देखा कि क्या होते हैं। तो यह CT एग्जाम 2026 के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 12th लेवल और यह 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इसी फॉर्मेट इन्हीं नोट्सों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ी हुई है। वहाँ से आप इनका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट करना वीडियो अच्छी लगे तो। मिलते हैं अब किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में।